हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतीश में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था और इसके पहले के टॉपिक में हमने रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार को स्टार्ट किया था। तो रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार के टॉपिक में हमने 3 रासायनिक अपक्रियाओं को इसके पहले के वीडियो में कवर कर लिया था, जो कि थी संयोजन अपक्रिया क्या होती है, वियोजन अपक्रिया क्या होती है और विस्थापन अपक्रिया क्या होती है। इन तीनों अपक्रियाओं को हमने पिछली क्लास में अच्छे से समझ लिया था। उसी के आगे आज हम चौथी पढ़ेंगे, जो कि हमारा क्या होगा, द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है। ठीक है, इसके बाद हमारी 5वीं अपक्रिया आएगी अपचयन एवं अपचयन, उसी को भी हम यहीं पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया को, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर अपने नोट्स के द्वारा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने नोट्स के द्वारा उसको रिविजन करते हैं। तो पहले समझते हैं फिर उसको रिविजन करते हैं। तो आप सभी को बता दें कि द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, क्या हो, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, उसे हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि ये एक अभिकारक है जो कि प्लस आयन और माइनस आयन से मिलकर बना होगा, ये अभिकारक एक है प्लस आयन और माइनस आयन से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो आयनों का आदान प्रदान अगर हो तो उसे हम कहेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया। तो कैसे होगा, यहाँ पे देखिए ए प्लस का एक पदार्थ है, दूसरा पदार्थ हमारा क्या है यहाँ पे डी माइनस का। देखिए हमने आपको बताया रखा है कि प्लस और माइनस जब दो अभिकारक मिलेंगे तब जाके एक पदार्थ बनाते हैं, यानी प्लस का एक होना चाहिए आयन, एक माइनस का आयन होना चाहिए, तब ये दोनों मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं या यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आयनों का एक विस्थापन करते हैं, यानी आयनों को चेंज करते हैं। तो इस प्लस वाले के साथ जो ये माइनस लिखा है, इसको क्या करते हैं, इस प्लस वाले के साथ इस माइनस के साथ लिखते हैं। यानी हम क्या करेंगे, ए को यहाँ पे क्या करेंगे, सी के द्वारा यहाँ से हटा देंगे, सी को विस्थापित करके किसको लगा देंगे, ए को। इसी प्रकार इस प्लस वाले को क्या करेंगे, इस माइनस के साथ न रख के इस वाले के साथ लगा देंगे, यानी आयनों का विस्थापन करेंगे, आयनों का क्या करेंगे, चेंज करेंगे, आयनों का आदान प्रदान। यहाँ पे प्लस वाला इस माइनस के साथ न रह के इस माइनस के साथ रहेगा, और यहाँ पे ये प्लस वाला इस माइनस के साथ न रह के इस माइनस के साथ रहेगा। तो इस प्रकार क्या होगा, यहाँ पे देखिए ए डी, यानी हमारा एक उत्पाद ए डी बन जाएगा, दूसरा उत्पाद हमारा क्या रहेगा, BC। तो हमारा दूसरा उत्पाद क्या बन जाएगा, BC। वैसे अगर लिखना चाहिए तो पहले C प्लस को लिख लेंगे और B माइनस को बाद में लिखेंगे, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो इसमें आयनों का आदान प्रदान हो उस प्रकार की अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। या फिर एक अभिकारक दूसरे विस्थापित करेगा और दूसरा पहले को विस्थापित करेगा, इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। आइए अब क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है। आपको याद रखना है, सल्फेट पे जो होता है वो माइनस का 2 चार्ज होता है, सोडियम पे हमारा प्लस का 1 चार्ज होता है। यहाँ पे सोडियम की संख्या 2 है, इसलिए इस पर भी कितना प्लस चार्ज होगा, 2 प्लस चार्ज होगा। एक Na पर 1 प्लस चार्ज, 2 Na पर 2 प्लस चार्ज, और जब प्लस माइनस चार्ज बराबर होंगे तब जाकर हमारा कोई यौगिक बनेगा। तो ये हमारा हो गया सोडियम सल्फेट। इसके साथ क्या करते हैं हम, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2। ठीक है, ये हम ले लेंगे। यहाँ पे Ba की बात कर लें तो Ba पर +2 होता है और Cl पर 1 माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे Cl की संख्या 2 रखी गई, इसलिए यहाँ पे कितना माइनस होगा, 2 माइनस होंगे। अब हमने आपको बताया कि द्विविस्थापन अपक्रिया वो होती है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पे देखिए Na+SO4- के साथ जुड़ा है। अब क्या करेंगे, Na4+2 है, इसको इसके माइनस के साथ जोड़ेंगे, यानी Na को किसके माइनस के साथ जोड़ेंगे, Cl माइनस के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 Na हैं और 2 Cl हैं, तो ये आपस में आयनों का आदान प्रदान करके यहाँ पे NaCl बना लेंगे, यानी एक Na पर 1 प्लस, एक Cl पर 1 माइनस। तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे, ये 2 बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी दोनों की संख्या कितनी है, 2 है। अब यहाँ पे देखिए Ba+ Cl2 के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसको इसके साथ ना जोड़ के दूसरे आयन के साथ, यानी Ba को किसके साथ जोड़ देंगे, SO4 के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पे +2 यहाँ पे -2 तो बराबर है, तो ये आपस में मिलके बना लेंगे BaSO4, जो कि बेरियम सल्फेट होता है। यहाँ पे देखिए ये +2 ये -2 है। ठीक है, तो ये बेरियम सल्फेट बना लेंगे। तो यहाँ पे देखा आप लोगों ने, आयनों का आदान प्रदान करके जो विस्थापन होता है उसे द्विविस्थापन कहते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे हम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl ले लेते हैं। अब ये भी प्लस का होता है और ये माइनस का होता है, जो कि अभी हमने यहाँ पे बनाया। इसकी क्रिया सिल्वर नाइट्राइट यानी सिल्वर का मतलब Ag, नाइट्रेट का मतलब NO3, इससे कराएंगे तो क्या होगा, Ag पर 1 प्लस होता है, NO3 पर 1 माइनस होता है। ठीक है, आप लोग क्या करिएगा कि ये प्लस माइनस आयन वाली चार्ज है कि जो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, इसको क्या करिए, बेसिक केमिस्ट्री की क्लास में आप लोग जाके अच्छे से समझ लीजिए, तब जाके आप लोगों को प्लस माइनस अच्छे से समझ में आएंगे। मैं उसका भी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग कोशिश करिए ऐसे ही समझने की।
तो यहाँ पे Na+Cl- होगा, सिल्वर नाइट्रेट Ag प्लस NO3- होगा। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस इस माइनस के साथ जुड़ा, अब क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पे देखिए Na+ इस Cl- के साथ जुड़ा हुआ है, इसको क्या करेंगे, इस Cl- आयन के साथ न जुड़कर दूसरे आयन के साथ आदान प्रदान करेंगे। इस Na+ को क्या करेंगे, NO3- आयन के साथ आदान प्रदान करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा यहाँ पे Na+ वाला अब इस माइनस के साथ ना होकर NO3- के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे बना लेगा NaNO3 बना लेगा, फिर Ag+ इस माइनस के साथ न जुड़कर इस Cl के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना लेगा, AgCl बना लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट एक उत्पाद बन जाएगा, AgCl दूसरा उत्पाद बन जाएगा, जो कि आयनों के आदान प्रदान से बना। आप लोगों ने देखा ये Cl- के साथ जुड़ा था, अभी भी ये माइनस के साथ है लेकिन दूसरे आयन के साथ है। ये माइनस+ का मतलब आयनों का आदान प्रदान। ठीक है, आप सभी को ये समझ में आ गया हो तो एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड को ले लेते हैं हम यहाँ पे, इसके साथ K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट को मिला देते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, आपको बता दें बेरियम पर +2 होता है, क्लोरीन पर -1 होता है, इसलिए यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो 2 माइनस हो जाएंगे। पोटेशियम पर +1 होता है, 2 पोटेशियम है तो +2 हो जाएगा, SO4 में -2 होता है। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस वाला है इस माइनस के साथ जुड़ा है, अब इसके आयन को चेंज करते हैं, अब इस माइनस के साथ ना जोड़कर इसको इस माइनस के साथ जोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट बन जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए K बचा है और Cl बचा है, तो ये आपस में मिलकर क्या करेंगे, KCl का निर्माण कर लेंगे। यहाँ पे 2 अणु इसके बन जाएंगे, 2 K हैं 2 Cl हैं तो KCl बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अब हम क्या करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया को रिवीजन नोट्स के द्वारा भी समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक आयन है हमारा, यहाँ पे A और B, दूसरा है C और D। तो यहाँ पर A का हमने आदान प्रदान कर दिया D के साथ और B का आदान प्रदान कर दिया C के साथ, तो यहाँ पे AD और CB बन गए। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का हमने एग्जांपल आपको अच्छे से समझाया था, देख लिया। फिर यहाँ पे देख लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन सल्फेट का एग्जांपल है। तो यहाँ पे सोडियम क्या करेगा, सल्फेट के साथ चला जाएगा, तो सल्फेट के साथ यहाँ पे सोडियम की संख्या 2 होती है, तो यहाँ पे Na2SO4 बन जाएगा। और यहाँ पे H2 के साथ यहाँ पे बचे हुए 2 OH चले जाएंगे तो H2O का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, फिर NaCl और AgNO3 का हमने एग्जाम्पल समझा, जहाँ पर NaNO3 बन गया था, Ag के साथ Cl बन गया था। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं बेरियम क्लोराइड हाइड्रोजन सल्फेट के साथ। तो यहाँ पे बेरियम पर प्लस होता है और ये इस पर माइनस होता है, ये प्लस और ये माइनस, तो ये प्लस वाला इसके साथ जाएगा तो बेरियम सल्फेट बना लेगा और ये हाइड्रोजन और क्लोराइड मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने बेरियम क्लोराइड की बात करी थी और पोटेशियम सल्फेट की, जिसमें बेरियम सल्फेट बना था और पोटेशियम क्लोराइड बना था। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया। अब इसके बाद समझ लेते हैं अपचयन व उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, उसको समझते हैं। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम अपचयन अभिक्रिया की। तो यहाँ पे देखते हैं उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ 2 बातें याद रखना है कि जिस अभिक्रिया में अभिकारकों से उत्पाद जब बनता है तो उसमें अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, किसी यौगिक में क्या हो, अगर पहले अभिकारक में जो ऑक्सीजन हो उसके बाद जो ऑक्सीजन हो अगर उसमें वृद्धि हो जाए, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक अभिकारक है, उत्पाद बनने के दौरान अगर उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो कहा जाएगा कि वो उपचयन अभिक्रिया है। इसके अलावा अगर इस अभिकारक में क्या हो, अगर उत्पाद बनता है अगर उसमें हाइड्रोजन की कमी हो जाए तो भी कहा जाएगा ये उपचयन अभिक्रिया है। अगर आप सभी को ये ऐसी समझ में नहीं आए तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिसे हम मान लेते हैं यहाँ पे हमने कार्बन ले लिया जो कि सॉलिड है और इसके साथ ऑक्सीजन गैस ले ली, इन दोनों की रिएक्शन कराई यहाँ पे हमने। तो निर्माण के दौरान हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CO2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इस अभिकारक की बात करें कार्बन की, इस तरफ कार्बन की बात करें और इस तरफ कार्बन की बात करें तो दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पे देखिए इसके साथ कोई भी चीज़ नहीं है, यानी कोई भी पदार्थ नहीं है, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इस कार्बन के साथ क्या आ चुका है, ऑक्सीजन आ चुका है, यानी पहले कार्बन में कुछ नहीं था, अब कार्बन में ऑक्सीजन हो चुका है, यानी इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन की क्या हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, जब अभिकारक से उत्पाद बनने के दौरान उत्पाद में अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो कहा जाएगा कि वो उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे CO2 हो चुका है जो कि
ऑक्सीजन की वृद्धि हो चुकी है। तो ये हमारा उपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अब एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं यहाँ पे, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लेते हैं यहाँ पे अच्छे से। हाइड्रोजन सल्फाइड को यहाँ पे ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को। ये हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला है। इसकी क्रिया हम क्या करते हैं, ब्रोमीन गैस से करा देते हैं Br2 से। तो क्या होगा यहाँ पे बनता क्या है हमारा, यहाँ पे 2 H हैं और 2 Br हैं, तो 2 H और 2 Br मिलके यहाँ पे 2 HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं, 2 H और 2 Br मिलके हाइड्रोजन ब्रोमाइड का निर्माण करते हैं। और बचा हमारा क्या, सल्फर। तो ये हमारा यहाँ पे सल्फर ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या पता, इस तत्व को पकड़ते हैं, इस यौगिक को। ठीक है, इसकी तुलना इस प्रकार से करते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2 है। और जो उत्पाद बना हुआ है यहाँ पे इसकी तुलना करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन की क्या हुई है, कमी हुई है। इस अभिकारक में देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2 थी, जो उत्पाद बना हुआ यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 1 है, यानी हाइड्रोजन की कमी हुई। तो किसी अभिक्रिया में अभिकारक से जब उत्पाद बनता है उसमें अगर हाइड्रोजन की कमी हो तो भी वो कौन सी अभिक्रिया होगी, उपचयन अभिक्रिया होगी। ठीक है, अगर किसी अभिक्रिया में अभिकारक में कार्बन है और उत्पाद में कार्बन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यहाँ पे देख सकते हैं वृद्धि हुई है, ऑक्सीजन की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, तो भी कहा जाएगा कि वो उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये उपचयन अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर उपचयन अभिक्रिया समझ में आ गई तो इसको रिविजन के द्वारा, नोट्स के द्वारा भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, उपचयन अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास, ह्रास का मतलब होता है कमी, अथवा दोनों हो, वृद्धि हो और कमी भी हो, तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का हमने एग्जांपल लिया था। यहाँ पे देखिए कार्बन में जब CO2 बना था तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई थी। दूसरा एग्जांपल हमने आपको समझाया था H2S और Br2 का। यहाँ पे देखिए H2 में 2 H थे, यहाँ पे 1 H था, इसमें कमी हुई थी, तो ये भी उपचयन है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल यहाँ पे और दिया हमने, कॉपर की अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन के कराएंगे तो वो कॉपर ऑक्साइड यानी CuO बनाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की संख्या 2 थी, इसलिए हमने इसमें 2 से गुणा करा दिया, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 हो जाएंगे। 2 से गुणा कराने की वजह से CO की संख्या यहाँ पे 2 हो गई, तो इसलिए हमने CO में भी 2 बढ़ा दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉपर में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जब अभिक्रिया के दौरान जो कोई उत्पाद बना है उसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, इसका मतलब है इसमें ऑक्सीजन की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो क्या होगा, उपचयन अभिक्रिया होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे बचा हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया अगर आयोडीन से कराएंगे तो हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर HI बना लेंगे, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण कर लेंगे। और ये H सल्फर हमारा ऐसे चला जाएगा। यहाँ पे देखिए H2S में H की संख्या 2 है, जब HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड बना है वहाँ पे H की संख्या क्या है, 1 है, तो यानी हाइड्रोजन की कमी हुई है। तो हाइड्रोजन की कमी और ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया का नाम देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये उपचयन अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम देख लेते हैं अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो अपचयन अभिक्रिया को यहाँ पे समझ लेते हैं। अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, जस्ट उपचयन का उल्टा होगा। उसमें क्या होता था, ऑक्सीजन की वृद्धि होती थी और हाइड्रोजन की कमी। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी CuO लेते हैं, जो कि हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड है। इसकी क्रिया हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस यानी H2 से कराते हैं। तो H2 से अभिक्रिया कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ पे CuO जो है, यहाँ पे CuO का जो O है वो H2 से अभिक्रिया करके यहाँ पे H2O का निर्माण कर लेगा, और हमारा बचा क्या, Cu। तो यहाँ पे कॉपर खाली धातु के रूप में चला जाएगा। अब चेंजेस देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। तो यहाँ पे देखिए CuO से Cu का तुलना करें तो क्या होगा चेंजेस। यहाँ पे देखिए CuO में O था, जो हमारा उत्पाद बना है वहाँ पे O नहीं है, यानी हमारे क्या हुई है, ऑक्सीजन की क्या हो चुकी है, कमी। तो आपको याद रखना है कि जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो वो क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि CuO से क्या बना था हमारा, Cu यानी कॉपर बना था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हुई थी। तो जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो उस अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और हम समझ लेते हैं अच्छे से। तो आइए यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हम दूसरे एग्जाम्पल में ले लेते हैं जिंक ऑक्साइड यानी ZnO। ठीक है, ये जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम कार्बन की मात्रा मिला देते हैं। तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से कराएंगे तो क्या होगा, जिंक जो होगा वो अलग निकल जाएगा, यानी यहाँ पे जिंक धातु के रूप में निकल जाएगा, और ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है।
अगर 2 होते हैं तो डाई कहा जाता है, अगर 1 है तो मोनो कहा जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ZnO में O था और जो हमारा बना हुआ है यहाँ पे Zn, इसमें O नहीं, यानी इस वाले में देखिए O की मात्रा है एक संख्या, यहाँ पे देखिए O 0 है, यानी O की संख्या क्या हुई है, कम हुई है। तो जहाँ पर O की संख्या कमी हो तो वहाँ पे क्या होगा, अपचयन, या फिर H बढ़ रहे हो तो भी अपचयन होगा। और जिसमें O की वृद्धि होती थी वो उपचयन होता था। ठीक है, अगर आप सभी को ये अपचयन समझ में आ गया तो इसको एक बार हम नोट्स में भी समझ लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए कि लिखा है कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि अथवा ऑक्सीजन का ह्रास अथवा दोनों हों तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोगों ने एग्जाम्पल में अच्छे समझा था, हमने कहा था अगर हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, अभिकारक से जब उत्पाद बने, अगर हाइड्रोजन की वृद्धि हो अथवा ऑक्सीजन की कमी हो, अगर अभिकारक से उत्पाद बने अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो अपचयन अभिक्रिया होगी। पहले एग्जाम्पल है हमने आपको दिखाया था कि CuO से खाली CO बना था, यानी ऑक्सीजन की कमी हुई थी। दूसरे एग्जाम्पल में ZnO में भी हमने आपको बताया था कि ZnO से Zn बना था, यानी ऑक्सीजन की कमी हुई थी। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी हो या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग अपचयन अभिक्रिया का नाम देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम समझ लेते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। पहले इसकी हम थ्योरी को समझ लेते हैं, फिर देखिए हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको अच्छे से और समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में के दौरान एक अभिकारक अपचयित हो, यानी एक अभिकारक का क्या होना चाहिए, अपचयन होना चाहिए, उपचयित कहते हैं। ठीक है, उपचयित हो, जबकि दूसरे अभिकारक का क्या होना चाहिए, अपचयित हो। यानी कहने का मतलब उपचयित का मतलब होता है उपचयन अभिक्रिया हो और दूसरे अभिकारक का क्या हो, अपचयन हो, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। अगर ये समझ में नहीं आए तो दूसरे लैंग्वेज में भी समझ लेते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब किसी अभिक्रिया में उपचयन एवं अपचयन की क्रिया एक साथ हों तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कैसे, याद रखना है कि उपचयन की क्रिया भी हो और किसकी हो, अपचयन की क्रिया हो। अब हमने इसके पहले उपचयन और अपचयन को अच्छे से समझ लिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को उपचयन और अपचयन अच्छे से पता होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि उपचयन अभिक्रिया में क्या होता था, ऑक्सीजन की वृद्धि होती थी, हाइड्रोजन की कमी। अपचयन में क्या होता था, ऑक्सीजन की कमी होती थी और हाइड्रोजन की वृद्धि। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें एक ही अभिक्रिया में हो रही हो तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको आइए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए तो यहाँ पे देखिए हमने एक एग्जांपल लिया कि हमने क्या क्या CuO यानी कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हमने हाइड्रोजन गैस से कराई है उष्मा देकर। ठीक है, CuO की अभिक्रिया H2O से कराई है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो O है H2 से मिलके CuO का जो O है वो H2 से क्रिया करके H2O का निर्माण करता है और बाकी जो बचा Cu ये ऐसे Cu धातु के रूप में निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे तुलना करते हैं। यहाँ पे पहले यहाँ पे देखिए CuO यानी कॉपर ऑक्साइड की तुलना अगर हम कॉपर से करें तो क्या होगा, इन दोनों में आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यानी इस वाले पार्ट में हमारा ऑक्सीजन की क्या हुई है, कमी। इस अभिकारक में ऑक्सीजन की क्या हुई है, कमी हुई है। ठीक है, अगर कमी होती है ऑक्सीजन की अब तो आप सभी को पता है उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब दूसरे में देखते हैं, यहाँ पे इस वाले को देखिए, इस पार्ट को हाइड्रोजन को देखिए और यहाँ पे देखिए H2O को। यहाँ पर खाली H2 है, यहाँ पे देखिए H2 के साथ क्या है O, यानी इस वाले पार्ट में देखिए ऑक्सीजन की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो इस वाले पार्ट में ऑक्सीजन की वृद्धि होने से तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, उपचयन। तो हमने आपको बताया था अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन होगा, ऑक्सीजन की कमी होती है तो अपचयन होगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो जिस अभिक्रिया में ये दोनों चीज़ें घटित होंगी उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इस लेक्चर में हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया को अच्छे से समझा, अपचयन अभिक्रिया को अच्छे से समझा, उपचयन अभिक्रिया को अच्छे से समझा और बाद में हमने रेडॉक्स अभिक्रिया को भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से क्लियर कर लिया है। तब तक के लिए इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे उष्मा के आधार पर दो अभिक्रियाओं को, जो कि उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती, उनके बारे में भी हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए।